कहानी की शुरुआत अमीर बॉसेस के बारे में बात करते हुए होती है जो खूबसूरत सेक्रेटरीज के साथ रिश्ते बनाने लगते हैं। एक लड़का जो हाई स्कूल खत्म करने से पहले ही अमीर हो गया और उसने एक लिव इन मेड भी रख ली। एक अमीर लड़की जो कई रिश्तों में उलझी हुई थी। कहानी पूछती है कि क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? अगर आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन्हें आप हल नहीं कर सकते, या अगर आप अपनी जिंदगी से थक गए हैं, अगर ऐसा है तो क्यों ना अपनी जिंदगी किसी और को दे दें और उन्हें अपनी समस्याएं सुलझाने दें। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब अपने सामने देख रहा है और सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। लड़के का नाम जाओ यून है और वह बिन्हाई यूनिवर्सिटी का एक जूनियर है। उसी पल एक मोटा लड़का जिसका नाम युआन है पूछता है कि वह वहां अपने हाथ में फोन लिए खड़ा क्यों है, जैसे कोई बेवकूफ हो। क्या उसने उस लड़की को कोई मैसेज भेज दिया? वह पूछता है कि क्या उसका दोस्त उसके सामने वाली स्क्रीन नहीं देख रहा है और सवाल करता है कि क्या वह पागल हो रहा है। वह कहता है कि वह उन नाजुक मैसेजेस को देखना चाहता है जो उसने लड़कियों को भेजे हैं। इसी बीच जाओ यून हैरान है कि कोई और उस स्क्रीन पर दिख रही पागलपन भरी चीजों को क्यों नहीं देख रहा है। फिर उसका दोस्त चैट खोलता है। वह तुरंत देखता है कि जाओ यून ने एक लड़की को मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है कि उसने सुना है कि वह परेशानी खड़ी करती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि यह यूएन है, वो उसे बताता है कि वो काउंसलर चेन यूरो है और उसे ऑफिस में मिलना चाहिए। मोटा लड़का तुरंत कहता है कि वह पागल है क्योंकि उसने आइस क्वीन के साथ फ्लर्ट किया है। एक प्रार्थना करने लगा और दूसरे ने कहा कि उसे जानकर अच्छा लगा। वे उसके दोस्त लियू चैंग और चेन माओ थे। हमारा लड़का मोटे लड़के के हाथ से फोन छीन लेता है और पूछता है कि उसने यह क्यों कहा कि वो सिर्फ स्कूल की एक सिंगल लड़की है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पूछते हैं कि वो इतना क्यों डर रहा है। हमारा लड़का कहता है कि उसका सिर्फ इतना मकसद था कि वो अपने दयालु दिल से एक लड़की के शरीर को गर्म करे। उसी पल वो किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनता है। वो काउंसलर चेन यूरो है जो कहती है कि लगता है वही वो शरारती लड़का है जिसने वो मैसेज भेजा था। बेचारा लड़का कांपने लगता है। वो कहती है कि उसे अपने सबक सीखने होंगे क्योंकि उसने उसके साथ इस तरह फ्लर्ट किया है। उसके दोस्त कहते हैं कि कम से कम अपनी 18 साल की जिंदगी में उसने काफी फ्लर्ट किया है। हमारा लड़का सोचता है कि उसके दोस्त उसके खात्मे के लिए क्यों उत्सुक लग रहे हैं। उसी पल एक विंडो दिखाई देती है जो पूछती है कि क्या वो लाइफ स्वैप क्लब में शामिल होना चाहता है। एक बार फिर वही अजीब विंडो जिसे वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों दिख रही है। कांपते हुए वो हाँ दबाने के बारे में सोचने लगता है। उसकी जिंदगी पहले से ही बर्बाद थी तो फिर अज्ञात से क्यों डरे। जैसे ही उसने क्लिक किया वो नीली ऊर्जा में लिपट गया और अगले ही पल वो एक बिल्कुल अलग जगह पर था। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। फिर एक लड़की दिखाई देती है और कहती है कि वो सपना नहीं देख रहा है। वो समझाती है कि अब जब वो क्लब का मेंबर है तो वो किसी के साथ भी जिंदगी बदल सकता है, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी। वो इस जगह की एडमिनिस्ट्रेटर थी और उसका नाम सू था। वो पूछता है कि क्या यह लाइफ स्वैपिंग चीज असली है। वो कहती है हाँ, वहां मौजूद हर कोई अपने पार्टनर की जानकारी देख सकता है और यह चुन सकता है कि किसके साथ जिंदगी बदलनी है। एक मशहूर गायिका लियू मियांग जिसके लाखों फैन हैं, एक लड़की मो चिन यू के साथ जिंदगी बदल रही है जो एक मशहूर फैशन एंटरप्रेन्योर है। इसके अलावा वहां एक जानवर भी था जिसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी पेट के रूप में पहचाना जाता है। स्यू समझाती है कि जब वो एक पार्टनर ढूंढ लेगा तो वो उनकी जानकारी देख सकता है, स्वैप कितने समय के लिए करना है यह तय कर सकता है और सभी नियम बहुत फ्लेक्सिबल हैं। हमारा लड़का सोचता है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो ये ऐसा होता जैसे उसे धोखा दिया जा रहा हो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। सू समझाती है कि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त वे यादों और यहाँ तक कि किए जा सकने वाले एक्शंस को भी लिमिट कर सकते हैं। एक बार साइन हो जाने के बाद कोई भी उन शर्तों को तोड़ नहीं सकता। वो पूछता है कि वो कब वापस जा सकता है और वो कहती है कि उसे बस उस जगह के बारे में सोचना होगा और वह दिख जाएगी। फिर वो उसे कहती है कि वो किसी ऐसे को ढूंढे जो जिंदगी बदलना चाहता हो। हमारा लड़का कहता है कि वो शायद हैंडसम है लेकिन कोई भी उसके जैसे बिना पैसे वाले लड़के के साथ जिंदगी नहीं बदलेगा। फिर वो अपना प्रोफाइल सबके लिए पब्लिक कर देता है जो दिखाता है कि वो बेरोजगार है, कोई पैसा नहीं कमाता और मुसीबत में है। तुरंत वहां मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं और कुछ मुस्कुराने लगते हैं। कई लोग पहले से ही जिंदगी बदलना चाहते हैं, कहते हैं कि वे दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं या कुछ खेलों में वर्ल्ड चैंपियन हैं। कुछ मूवी स्टार हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जाहियन समझ नहीं पा रहा है कि वो एक नॉर्मल लड़का होने के बावजूद इतना पॉपुलर क्यों है। वो भीड़ से बचने की कोशिश करने लगता है, कहता है कि उसे और सावधान रहना होगा। 3 मिनट बाद वो किसी से बात करने के लिए कॉल करता है। वह इंसान खुद को चेन हन के रूप में पेश करता है और कहता है कि उसके साथ पहले स्वैप पार्टनर बनना सम्मान की बात होगी। हमारा लड़का देखता है कि ये आदमी 32 साल का है और पूरे बिन्हाई शहर का सबसे मशहूर एंटरप्रेन्योर है। जिज्ञासा से वो पूछता है कि इतने सारे लोग उसकी नॉर्मल जिंदगी के साथ स्वैप करने में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। चेन हान समझाता है कि सबसे दिलचस्प लोग वे होते हैं जो या तो बहुत केपेबल होते हैं या बहुत बर्बाद होते हैं। इसीलिए उस जैसे लोग जिनकी जिंदगी में साधारण समस्याएं हैं काफी पॉपुलर होते हैं।
हमारा लड़का जल्दी से समझ जाता है कि वो पॉपुलर है क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद है। चेन हन समझाता है कि किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाकर और उनकी मदद करके वे लाइफ पॉइंट्स कमाते हैं। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल क्लब के स्टोर से कुछ भी खरीदने के लिए किया जा सकता है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या यह सच में कुछ भी हो सकता है। कहता है कि ये इनक्रेडिबल है। चेन हन कहता है कि यह सच में कुछ भी हो सकता है। आखिरकार इतनी कम उम्र में अरबपति बनने का एक कारण तो होगा। हालांकि हमारा लड़का बस एक अरबपति की जिंदगी जीना चाहता है और समस्याएं सुलझाने से बचना चाहता है। इसलिए वो पूछता है कि अगर वो उस इंसान की जिंदगी की समस्याएं सुलझाने में नाकाम रहता है तो क्या होगा। चेन हान कहता है कि वो बस कोई पॉइंट्स नहीं कमाएगा और पूछता है कि क्या वे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं। हमारा लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो करते हैं। लड़की दोनों के बीच आती है और कहती है कि एक बार सब कुछ कंफर्म हो जाने के बाद उन्हें बस मेन वर्ल्ड कहना होगा। हमारा लड़का देखता है कि इस चेन हन के पास समस्याओं की एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन वो इसे पढ़ने के लिए बहुत आलसी है। चेन हन बताता है कि यह एक बड़ा संयोग है कि चेन और हु का मुद्दा हमारे लड़के की जिंदगी में भी एक समस्या है क्योंकि वो उसकी बहन है। हमारा लड़का इस संयोग से हैरान हो जाता है। उसी पल असिस्टेंट आती है और दोनों को आंखें बंद करने और तैयार होने के लिए कहती है। इसके साथ दोनों मूर्ख टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कोई प्रेसिडेंट चेन को बुला रहा है, उसे डराना बंद करने के लिए कह रहा है। हमारा लड़का धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। जैसे ही वो अपने सामने एक बड़ी फिगर देखता है, वो सोचता है कि वो कहाँ है। सेक्रेटरी शू उसे आखिरकार जागने के लिए धन्यवाद देती है। हमारा लड़का समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। जिंदगी बदलने की प्रक्रिया अब भी शुरू हुई थी, लेकिन यह पहले से ही बहुत इंटेंस हो चुकी थी। इक्शू पूछती है कि वो क्या कर रहा था। वह दरवाजा खटखटाती रही और किसी ने जवाब नहीं दिया, जिससे वो डर गई। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो समझ गया, लेकिन उसने उसके कुछ कपड़े और अपने कुछ कपड़े क्यों उतारे। शायद बॉडी स्वैप की वजह से हमारा लड़का अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। क्षु समझाती है कि उसका शरीर इतना ठंडा था कि उसने उसे जगाने के लिए कुछ गर्मी बांटने की कोशिश की। हमारा लड़का कुछ यादें वापस लाने लगता है। ये 24 साल की सेक्रेटरी खतरनाक है और लंबे समय से चेन हन को लुभाने की कोशिश कर रही है। फिर वो कहता है कि वे जारी रख सकते हैं। वो पास आती है, कहती है कि अब जब उसने उसे अनुमति दे दी है तो वो पीछे नहीं हटेगी। हालांकि ठीक उसी पल कोई दरवाजा खटखटाता है, प्रेसिडेंट को बुलाता हुआ। शर्माते हुए हमारा लड़का उसे इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन सेक्रेटरी कहती है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू होने वाली। स्थिति को समझते हुए वो माफी मांगती है, कहती है कि उसे लगा कि वो मीटिंग के लिए तैयार हो रहा है। हमारा लड़का समझाता है कि कमरा इतना गर्म था कि उसे अपनी शर्ट उतारनी पड़ी और उसने उसका पसीना पोंछने में मदद की। सेक्रेटरी कहती है कि यह बहुत समझदारी की बात है। वो दस्तावेज मेज पर रखती है और कहती है कि वो जा रही है। वो दरवाजा जोर से बंद करके बाहर भाग जाती है। एक्सयू कहती है कि वो डर गई और हमारा लड़का कहता है कि वे इसे बाद में खत्म करेंगे। वो अपनी शर्ट पहनता है, कहता है कि अब कुछ बिजनेस संभालने का वक्त है। चेन हान की यादों के मुताबिक ये मीटिंग उसे उसकी पोजीशन से हटाने की कोशिश है। हालांकि ये उसकी जिंदगी नहीं है, इसलिए वो बस मजे करने वाला है। ये वक्त था इन शेयर होल्डर्स से मिलने का। मीटिंग में हर कोई सोच रहा था कि वो अभी भी इस जगह को क्यों चला रहा है और शिकायत कर रहा था कि हाल ही में उसने कंपनी के बारे में सब कुछ इग्नोर किया है। फिर हमारा लड़का दिखाई देता है, दरवाजा जोर से खोलता है, अजीब आवाजें निकालता है और एक बेवकूफ की तरह चलता है। शेयर होल्डर्स सभी कंफ्यूज्ड थे, सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। वो एक कुर्सी पर गिरता है और कहता है कि हाल ही में चीजें इतनी एग्जॉस्टिंग हो गई हैं कि उसकी कमर दर्द कर रही है। उसी पल हीमिंग नाम का एक आदमी कहता है कि इस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में उसे थोड़ा और सीरियस होना चाहिए और हमारा लड़का पहले से ही जानता है कि यही वो बदमाश है जो उसे हटाने की कोशिश कर रहा है। हीमिंग कहता है कि वो शेयर होल्डर्स के साथ डील करने में थोड़ी और सीरियसनेस की उम्मीद कर रहा था। हालांकि उसी पल उसे एक झटका लगता है। बेखौफ हमारा लड़का मेज पर कूद जाता है और पूछता है कि वो इसके बारे में क्या करने वाला है। यह उसकी जिंदगी है भी नहीं, इसलिए वो किसी चीज से नहीं डरता और पूरी तरह से मस्ती करने का फैसला करता है। हीमिंग कहता है कि वो सिर्फ ये साबित कर रहा है कि उसमें कोई मैनर्स नहीं है। हमारा लड़का माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि वो सच में थोड़ा रूड है। हीमिंग फिर कहता है कि वो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि उसने कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं किया और बिना ग्रुप के साथ डील भी गंवा दी। इसीलिए उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वो अब ग्रुप के प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। हमारा लड़का जानता है कि यह डील इसलिए फेल हुई क्योंकि एक अननोन कंपनी ने अचानक 5% ज्यादा ऑफर किया। ये डील शुरू से ही संदिग्ध थी और हीमिंग के एक्शंस ने इसे और भी अजीब बना दिया। हमारा लड़का मेज से नीचे उतरता है और कहता है कि वहां मौजूद हर कोई पैसा कमा रहा है क्योंकि उसने इस जगह को बनाने में कड़ी मेहनत की है और अब एक ही समस्या और एक नेगोशिएशन की वजह से वे उसे हटाना चाहते हैं। हीमिंग उसे पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट बातों के मूड में नहीं है। वो अनाउंस करता है कि सभी को प्रेसिडेंट चेन हान को हटाने पर वोट करना चाहिए। तुरंत सभी शेयर होल्डर्स हाथ उठा देते हैं और हीमिंग कहता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं उसे अपनी पोजीशन से हटना होगा
और वो ज्यादा देर तक प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। हमारा लड़का कुर्सी पर जाता है और पूछता है कि क्या यह सच में होने वाला है। वो कहता है कि अगर वो प्रेसिडेंसी खो देता है तो वो अपने सारे शेयर्स बेच देगा और हंजियांग ग्रुप को तोड़ देगा। वही है जिसने ये सब बनाया, और बनाने से ज्यादा आसान है तोड़ना। शेयर होल्डर्स खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि वे जानते हैं कि उसके पास अपने शेयर्स का मेजॉरिटी है और सब कुछ तोड़ना बेवकूफी होगी। हंजियांग ग्रुप अभी भी एक सफलता थी, तो इसे क्यों उड़ा देना। हमारा लड़का कहता है कि वे ही हैं जो उसकी काबिलियत पर शक करके उसे इसके लिए मजबूर कर रहे हैं। तुरंत हर कोई अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे खोने के डर से कहने लगता है कि उन्हें हमेशा उस पर भरोसा था। आप एक छोटी सी असफलता की वजह से इतनी सफलता भरी जर्नी को मिटा नहीं सकते। हमारा लड़का सहमत होता है, कहता है कि उन जैसे शेयर होल्डर्स को इतनी छोटी चीजों से हिलाया नहीं जा सकता। हीमिंग कहता है कि एक पोजीशन के लिए पूरी कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डालना बेवकूफी है, लेकिन हमारा लड़का बस पूछता है कि वो इसके बारे में क्या करने वाला है और सुझाव देता है कि बदले में उन्हें हीमिंग को थोड़ा ब्रेक लेने का प्रस्ताव देना चाहिए, क्योंकि वो हाल ही में बहुत स्ट्रेस्ड लग रहा है। दूसरे सहमत होते हैं, कहते हैं कि उसे ऐसा आइडिया देने के लिए उसे सच में आराम की जरूरत है। उसी पल हीमिंग कांपने लगता है, उन्हें दोहरे चरित्र वाले ढोंगी कहता है। हमारा लड़का सेक्रेटरी चू से कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करे ताकि वे वोटिंग प्रोसेस शुरू कर सके। 5 मिनट बाद सब कुछ अप्रूव हो जाता है। हमारा लड़का हीमिंग से कहता है कि वो घर जा सकता है और शांति से आराम कर सकता है। हीमिंग उसकी तरफ भागता है, कहता है कि वो बीमार नहीं है। दूसरे शेयर होल्डर्स बीच में आते हैं और पुलिस पागलों को रोकने के लिए आ जाती है। जवियन कहता है कि बेचारा उसकी मेंटल स्टेट साफ तौर पर खराब हो गई है, इसलिए बेहतर होगा कि वो कुछ समय के लिए घर पर रहे। वो बाहर निकल जाता है, लेकिन वो इस तरह से घूरता है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि दूसरे अपने कॉलीग को अलविदा क्यों नहीं कह रहे हैं। हर कोई हाथ हिलाता है, कहता है कि वे उसे हमेशा अपने दिल में याद रखेंगे। बेचारा खून तक उगल देता है। हमारा लड़का कहता है कि उसने इतनी मेहनत की कि वो कंपनी में अपनी पूरी कोशिश से खून उगल रहा है। उसे निश्चित रूप से एक ब्रेक की जरूरत है। कुछ देर बाद स्यू कहती है कि अब जब हीमिंग ने अपनी पोजीशन खो दी है तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली है। वो सभी शेयर होल्डर्स को अनाउंस करता है कि उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जो इस काम के लिए परफेक्ट हो। जाहिर है लालची लोग सभी नए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उत्सुक हैं। वे तय करते हैं कि यह अपनी काबिलियत दिखाने का सही मौका है। हमारा लड़का समझता है कि शेयर होल्डर्स से डील करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। उनमें से एक कहता है कि यह शंघाई कंपनी वही है जिसने उनका डील चुरा लिया। सभी कहते हैं कि वे इतने लंबे समय से सब कुछ प्लान नहीं कर रहे थे कि एक ऐसे बदमाश को सब कुछ चुराने दें। जावियन उन्हें कहता है कि चिंता न करें, उसके पास एक प्लान है, वो इसे संभाल लेगा। सभी कॉन्फिडेंट लगते हैं, कहते हैं कि वे हमेशा प्रेसिडेंट पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई अंदाजा नहीं है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए और वो बस लग्जरी लाइफ का थोड़ा और मजा लेना चाहता है। फिर वो अनाउंस करता है कि मीटिंग खत्म हो गई है और सभी जा सकते हैं। लोग एक्साइटेड लगते हैं कि आखिरकार वो बुरा वाइस प्रेसिडेंट चला गया। हमारा लड़का सुई की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसके पास कुछ जरूरी काम है, इसलिए अगले 2 दिनों का सारा स्केड्यूल कैंसिल कर दें। इसके अलावा उसे इस शैंगहोंग कंपनी के बारे में थोड़ी जांच करनी चाहिए। वो हाँ कहती है और हमारा लड़का कहता है कि वो बहुत आज्ञाकारी है। वो उसे कहती है कि सावधान रहे, नहीं तो दूसरे सिचुएशन को नोटिस कर सकते हैं। वो सोचती है कि क्या उसकी गुड गर्ल चार्म आखिरकार काम कर गई है, लेकिन हमारा लड़का एक पल भी नहीं गंवाता और कहता है कि उन्हें जल्द ही एक डिस्क्रीट जगह ढूंढनी होगी ताकि वे अपने रिलेशनशिप पर गहराई से बात कर सकें। इसके साथ वो चली जाती है और हमारे लड़के की नजरें प्राइज पर हैं। यह अरबपति की जिंदगी सच में मजेदार थी। दृश्य बिन्हाई शहर के इंटरनेशनल होटल में बदल जाता है। एक लड़का लाल कार में तेजी से निकल जाता है। जाहिर है ये और कौन हो सकता है, हमारा लड़का जो शहर के सबसे अच्छे होटल में गया। वहां सब कुछ बेहद शानदार था, लेकिन जाहिर है ये बहुत महंगा भी था। हालांकि महंगा होना होटल की गलती नहीं थी, ये उसकी गलती थी कि वो गरीब रहा था। अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए वो ड्राइवर को चाबियां फेंकता है। यह वक्त था इस अमीर जिंदगी का मजा लेने का। जैसे ही वो अंदर जाता है, फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की पूछती है कि क्या वो यूजुअल लेगा। हमारा लड़का कहता है नहीं, आज वो खुद के लिए ऑर्डर करेगा। लेकिन उसी पल कोई उसे भाई कहकर बुलाता है। जब वो मुड़ता है तो प्रोटैगनिस्ट और उसकी बहन को देखता है, सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हमारा लड़का इस बुरे संयोग से हैरान हो जाता है और कहता है कि वो बस कुछ खाने के लिए आया है। हाथ पहले से ही नीचे आ रहा है। वो बदमाश जो उसके शरीर में है खुद को जाओ यान के रूप में पेश करता है और कहता है कि वो मिस यूहुओ का स्टूडेंट है। वो इस बात से प्रभावित होती है कि वो कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है और हमारा प्रोटैगनिस्ट स्थिति का फायदा उठाकर थोड़ा मजा करने का फैसला करता है। वो खुद को उसका भाई बताता है और कहता है कि लड़की बिगड़ैल है, उसका टेम्पर खराब है और उसकी भावनाओं को समझना मुश्किल है। उसके शरीर में केनहन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो पूछती है कि उसका भाई ऐसी अननेसेसरी बातें क्यों कह रहा है, लेकिन उसने हमारे लड़के को चेतावनी दी कि जो उसने कहा वो असल में काफी हल्का था। केनहन गुस्से से भर गया कि यह बदमाश उसकी बहन के बारे में पब्लिक में बात कर रहा है। वो कहता है कि असल में
वो बहुत दयालु, प्यार करने वाली और समझदार इंसान है। हमारा लड़का जवाब देता है कि वो समझ गया और कहता है कि उसके पास डिनर का प्लान है, इसीलिए उसकी बहन को बेचारे लड़के के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। एक बड़ी मुस्कान के साथ वो मजे करने के लिए चला जाता है। यूहुओ ने सोचा कि उसका भाई आज अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, समझदारी से। लड़के ने कहा कि वो यकीन के साथ कह सकता है कि वो शब्द उसके लिए नहीं थे, बल्कि उसके लिए थे। वो इतनी खूबसूरत और स्मार्ट थी कि उसका भाई शायद डर गया था कि दूसरे लोग उसके करीब आ जाएंगे, इसीलिए उसने यह कहा ताकि वो दूर रहे। यूहुओ ने कहा कि उसका दिमाग वाकई खुला है, कि उसने चीजों को इस तरह इंटरप्रेट किया, और उसने सोचा कि उन शब्दों ने उसे थोड़ा प्रभावित भी किया है। वीआईपी रूम में उन्होंने प्रेसिडेंट चेन का नाम लिया। लड़कियां जानना चाहती थीं कि क्या आज रात का डिनर डिलिशियस था। जाहिर है सब कुछ बेहद फैंसी और टॉप टियर था। उसने कहा कि यह बुरा नहीं था, लेकिन यह और भी बेहतर होगा अगर 10,000 युआन कमाने के लिए 2 लोग थोड़ा डांस करें। तुरंत उन्होंने मान लिया, कहा कि मजे करना अच्छा है। हमारा लड़का हैरान था कि पैसे से लोगों को कुछ भी करवाना कितना आसान था। बस ये दुख की बात थी कि उसके दोस्त इस जिंदगी को नहीं देख सकते थे। लड़कियों में से एक पास आई और पूछा कि वो इतना क्या सोच रहा है। उसने कहा कि वो थोड़ा थक गया है और उसे रिलैक्स करने के लिए उसकी मदद चाहिए। पूछा कि क्या वो यही मांग रहा है, और उसने कहा नहीं, वो बस चाहता है कि वो एक फ्लूट लेकर आए और बजाना शुरू करे ताकि वो शांत महसूस कर सके। पागल लड़कियों ने कहा कि वे उदास हैं। उन्हें लगा कि ये पैसे कमाने का एक और मौका है। वैसे बिन्हाई यूनिवर्सिटी में दोस्तों ने पूछा कि आइस क्वीन से बात करने के बाद क्या हुआ। कैनहन, जो हमारे लड़के के बॉडी में था, बोला कि उनकी हिम्मत देखकर हैरान हूं, जबकि उन्होंने सब खराब कर दिया था। तभी कोई वहां से गुजरा और पूछा, क्या एंट्रेंस के सामने वो रोल्स रॉयस नहीं है? कैनहन बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया और सामने गाड़ियों का पूरा झुंड आ रहा था। सब लोग पैसे की भीड़ देखकर शॉक में थे और लाइसेंस प्लेट ने तो कोई शाख ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही, ये प्रोटैगोनिस्ट ही था जो उस बेवकूफ की गाड़ी लेकर आया था। उसने तो पूरी एंटूराज भी ले आया था। दोस्तों ने कैनहान को एक फेमस एंटरप्रेन्योर समझा और सोचा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लड़कियां तो बिल्कुल इंप्रेस हो गई, कहने लगी कितना टॉल और हैंडसम है। वैसे असली कैनहान ये जानना चाहता था कि वो लड़का क्या प्लान कर रहा है। हमारा लड़का अपने ही बॉडी के पास गया। उसने उस बेचारे के सामने रुक कर घुटने टेक दिए और बोला कि अब वो कंपनी मैनेज नहीं कर सकता और यूज वापस आना पड़ेगा। बॉडी का असली मालिक सोच रहा था कि ये लड़का क्या नकली ड्रामा कर रहा है। उसने क्लब में कई बार नेगोशिएट किया था, लेकिन इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। दोस्तों ने ज़ोयन को चिल्लाना शुरू कर दिया, पूछते हुए कि वो हमेशा गरीब होने का नाटक क्यों करता है। उस बेचारे को हिलाते हुए पूछने लगे कि ये सब क्यों छुपा रहा था। वैसे मोटा दोस्त बोला कि अब जब पता चल गया है तो अच्छा है कि वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा बिहेव करे। हमारा लड़का बहुत खुश था। वहीं चेनहन गुस्से में था कि ये पागल सब कुछ फेक कर रहा था और अब स्थिति और भी उलझ गई थी। लेकिन हमारा लड़का तो 7वें आसमान पर था। अब सबको यकीन हो जाएगा कि वो एक कमाल का इंसान है। यूरू, जो सब देख रही थी, उसे ये सब अजीब लगा। ये जाओयान उसकी सोच से भी ज्यादा रहस्यमय था। वो लड़का बोला कि वो सच में एक बदमाश है और हमारे लड़के ने उसे जल्दी से कंपनी वापस जाने और सब कुछ इनहेरिट करने के लिए कहा। उस लड़के ने उसे जाने को कहा और जाहिर है वे दोनों मूर्खों की तरह लग रहे थे। बॉडी का मालिक गुस्से में था कि उसने इस घमंडी लड़के के साथ बिना सही नियमों के डील कर ली थी। उसकी इररिस्पॉन्सिबल हरकत देखकर वो सोच भी नहीं सकता था कि उसने उसके बॉडी के साथ क्या किया होगा। दोस्त सब हैरान थे कि शहर का सबसे इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर उनके एक दोस्त की बात मान रहा था। घर पर उसकी बहन ने पास आकर पूछा कि वो जाओयान को इतना सम्मान क्यों दे रहा है। हमारा लड़का बोला कि असल में वो लड़का एक जीनियस है जो उसे कई बिजनेस टिप्स देता रहा है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ है। बहन हैरान हो गई। उसे हमेशा से लगता था कि उसका भाई एक जीनियस है, लेकिन असल में ये सब झाओयन के पीछे था। कंपनी के टाइमलाइन और लड़के की उम्र को देखते हुए वो 15 साल की उम्र से ही जीनियस रहा होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में ऐसा असाधारण लड़का हो सकता है। उसने झाओयन के पास जाकर कहा कि उसे अपने इस दोस्त के बारे में और बताना होगा, लेकिन वो बस मुड़ा और बोला कि उसे एक चैरिटी ऑक्शन में जाना है, इसलिए उसके पास बात करने का समय नहीं है। जाहिर है वो डर गया था क्योंकि उसकी बहन बातचीत के लिए जिद कर रही थी। वो घबराहट में भाग गया और वो हैरान रह गई कि वो इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है। अगले सीन में वो शहर में तेजी से गाड़ी चला रहा है। सेक्रेटरी शू ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे उसके साथ एक गाला डिनर में आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि लड़का ठंडा था और बस इतना कहता है कि उसे काम के लिए लाया है और पूछता है कि जांच कैसी चल रही है। वो बताती है कि उसे पता चला है कि उनके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली कंपनी के 80% शेयर्स यिमिंग के छोटे भाई के पास हैं। वही लड़का जिसने पहले अपनी पोजीशन खोई थी। वे डिनर में पहुंचते हैं और हमारा लड़का आखिरकार समझ जाता है कि यिमिंग क्या कर रहा था। अब बस कुछ एविडेंस जुटाना बाकी था ताकि उसकी सारी योजनाओं को खत्म किया जा सके। जब वे वेन्यू के आसपास घूम रहे थे तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि वो हमेशा की तरह प्रभावशाली लग रहा है। उसी पल वो उसके सामने एक आदमी को इंट्रोड्यूस करती है, वही लड़का जिसके साथ उसे डील करनी चाहिए थी, जो उसने गंवा दी थी।
फिर अनाउंसर ने कहा कि क्योंकि ये एक चैरिटी बैंक्वेट है तो वे डोनेशंस शुरू कर सकते हैं। कई लोगों ने 5 लाख से 5 मिलियन के बीच डोनेट करना शुरू कर दिया, लेकिन उस पागल ने तुरंत $30 करोड़ का डोनेशन कर दिया। सब लोग हैरानी से मुड़कर देखने लगे। उसने यहाँ तक कहा कि ये सारा डोनेशन महान मिस्टर जाओ यन की तरफ से है। वो बिना शर्म वाला लड़का बस पैसे उड़ाना चाहता था, क्योंकि ये उसके अपने नहीं थे। लोग सोचने लगे कि ये जाओ यन कौन है, और कुछ ने कहा कि लगता है यही वो शख्स है जो चेन हान की सक्सेस के पीछे है। स्टू से डैडी कहती है, और वो बदमाश बस अपने असली बॉडी का फायदा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अनाउंसर ने फिर कहा कि वे इस मिस्टर जाओ यान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने आज रात का सबसे बड़ा डोनेशन किया है। वो गंजा आदमी उसे इतना पैसा खर्च करते देखकर ये मान लेता है कि ये जाओ यान बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ था। उसे चीजों को पलटने का मौका मिल गया। वह बातचीत के लिए पास आता है और उस $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। हमारा लड़का कहता है कि उसका 5% ये $30 करोड़ होगा। उसने उनकी कंपनी में एक अच्छा निवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन वे अभी भी अपने दोस्तों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। गंजा आदमी कहता है कि अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है, और सुझाव देता है कि वे इस पर और डिस्कस करें। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जाओ यान यानी उसका बॉडी गद्दारों को पसंद नहीं करता। गंजा आदमी जानता है कि उसने मीटिंग में गड़बड़ कर दी होगी, और कहता है कि वो अच्छी तरह समझ गया है कि उसका क्या मतलब है। वाकई उनके साथ पार्टनरशिप करना शायद ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो $30 करोड़ वापस नहीं करेगा। गंजा आदमी कहता है कि उसे कम आंका जा रहा है और $30 करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो सुझाव देता है कि वे कॉन्ट्रैक्ट तुरंत साइन कर लें। हालांकि हमारा लड़का कहता है कि ऐसा करने से जिस कंपनी के साथ वे डील करने वाले थे वे बेवजह सेरेमोनी की तैयारी कर रहे हैं। गंजा आदमी पूछता है कि वो ये बात क्यों उठा रहा है। हमारा लड़का कहता है कि वे उन्हें सेरेमोनी की तैयारी जारी रखने दें, और इवेंट के दिन वो अनाउंस कर सकता है कि वो असल में उसकी कंपनी के साथ डील कर रहा है। गंजा आदमी सोचता है कि ये एक बोल्ड प्लान है, बस दूसरों से बदला लेने के लिए, लेकिन उसके पास वाकई कोई और ऑप्शन नहीं है। वो मान जाता है और कहता है कि ये ठीक है, क्योंकि वो उस बदमाश के साथ खेलना चाहता है जिसे उसने बनाया था। इसके साथ ही वे एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए टोस्ट करते हैं जो हमेशा के लिए रहेगा। दोनों ग्लासेस टकराते हैं, जबकि क्षु उसे बधाई देती है और उसे खाना खिलाती है। कुछ फाउंडर्स मिलने की इच्छा जताते हैं उस लेजेंड से जिसने $30 मिलियन डोनेट किए थे जाओ यन नाम से, लेकिन वो बस कहता है कि लड़का परेशान होना पसंद नहीं करता। सबको लगा कि चेन हान नहीं चाहता कि कोई और जाओ यान से संपर्क करे। तभी किसी ने एक टेबल को लात मारी। वो एक मूर्ख हीमिंग था जो अपनी पोजीशन गंवाने के बाद गुस्से से भरा हुआ घर पहुंचा था। उसका ब्रदर इन लॉ जोपिंग उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है, क्योंकि जल्द ही वो चंगहोंग का प्रेसिडेंट बन जाएगा। इसके अलावा कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दिन था। वो सच्चाई उजागर कर सकता है और चेन हान को सबके सामने बदनाम कर सकता है। हीमिंग जवाब देता है कि यह बुरा आइडिया नहीं है और सुझाव देता है कि वे प्रेस को इनवाइट करें ताकि सब उसकी बेइज्जती के गवाह बन सकें। कल उस बदमाश चेन हन को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर हम अगले दिन पहुंचते हैं। फर्श पर बॉटल्स और क्लोथ्स बिखरे पड़े हैं और हमारा लड़का जागता है, ये कहते हुए कि उसने दिन में बहुत काम किया, लेकिन रात में और भी ज्यादा मेहनत की। उसके लिए खुशकिस्मती से इस लड़के की कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं थी, इसलिए वो बिना किसी चिंता के जो चाहे कर सकता था। वो क्स्यू के चेहरे पर हल्का सा थप्पड़ मारता है और उसे जगाने के लिए कहता है काम पर जाने का समय हो गया है। वो उससे चिपक जाती है और पूछती है कि क्या कल की सक्सेसफुल नेगोशिएशन के बाद वो गद्दार ही मिंग को शर्मिंदा करने के लिए तैयार है। वो कहता है हाँ, कल वाकई एक लकी डे था। स्कूल में सबको पता चल गया कि चेन हान ने $30 मिलियन डोनेट किए हैं। बॉडी का असली मालिक जाहिर तौर पर इससे खुश नहीं था। वो सोच रहा था कि वो इस गड़बड़ी को कैसे ठीक करेगा। अब इस बदमाश ने वाकई उसके लिए सब कुछ बिगाड़ दिया था। क्लास में सबको पता चल गया कि जब चेन हान ने डोनेट किया तो उसने कहा कि ये यूएन फैमिली की तरफ से है, और दोस्त सब उसकी चापलूसी कर रहे थे। लेकिन वो बिल्कुल उदास था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में 5 मिलियन से ज्यादा डोनेट नहीं किया था, और इस बदमाश ने एक ही बार में 30 मिलियन उड़ा दिए। यहाँ तक कि प्रोफेसर ने भी इसके बारे में सुना और कहा कि उसे क्लास के लिए कुछ प्रेरक बोलना चाहिए। उसने कहा कि वो बस थोड़ा अनलकी था और ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था जिसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर ने हाथ उठा दी, ये कहते हुए कि ये सच में एक दयालु और महान इंसान है। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाईं, जबकि वो अपने मन में सोच रहा था कि ये जाओ यान वाकई बेशर्म है। उसने कभी इतने चालाक बदमाश से मुलाकात नहीं की थी। हालांकि उसकी बहन जाओ यान से बहुत प्रभावित थी, ये कहते हुए कि वो उसके भाई से कहीं ज्यादा दयालु है। उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा और सोचा कि क्या इस लड़की को जाओ यान पर क्रश हो गया है। वहीं हमारा लड़का बार बार छींक रहा था। लगता है कोई बदमाश उसे कोस रहा था। जू शू चौंक गई और पूछा कि क्या वो ठीक है, और सोचने लगी कि क्या ये उसकी गलती है क्योंकि उसने कल रात ब्लैंकेट चुरा ली थी। लेकिन हमारा लड़का बोला कि शायद कोई खूबसूरत लड़की उसके बारे में बहुत सोच रही है। उसने उसके गालों को छुटकी काटी और कहा कि वो बकवास करना बंद करे।
उसने जवाब दिया कि वो बस मजाक कर रहा था और उसे जेलस होने और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए कहा। वो गुस्से में चली गई, ये सोचते हुए कि कल रात उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जो उसे पसंद नहीं था। उसी पल उसका फोन बजा। लगता था कि जो पिंग ही मिंग का ब्रदर इन लॉ आने वाला था। उसने चाय तैयार की और कहा कि वो पहले जाएगी। जाहिर है ये हमारे लड़के ने ही जो पिंग को बुलाया था, जिसने पूछा कि वो उसे क्यों मिलना चाहता है। हमारा लड़का सीधे मुद्दे पर आया और कहा कि उसे पता है कि जो के पास ही मिंग के 80% शेयर हैं, और उसने पूछा कि जो क्या सोचता है अगर वो उन शेयर्स को अपना बना ले। जो पिंग ने उसे सपने देखने के लिए कहा, अगर उसकी योजना उसके और हीमिंग के बीच फूट डालने की है। लेकिन जाओयन ने बेशक कहा कि उसे फूट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगता है कि हीमिंग को उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने उसे कोई शेयर्स नहीं दिए। अगर हीमिंग अचानक गायब हो जाए और सब कुछ खो दे तो क्या होगा? जो पिंग ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सारे शेयर्स उसकी बहन के पास चले जाएंगे। हमारा लड़का पूछता है कि अगर हीमिंग पिक्चर से बाहर हो जाए और वो अपने भाई को मनाने में नाकाम रहे। जो पिंग जानता था कि यह संभव है, हालांकि वे जानना चाहते थे कि हमारा लड़का उसकी मदद क्यों करना चाहता है। प्रोटोगनिस्ट ने बस इतना कहा कि उसे गद्दारों से नफरत है और पूछा कि क्या जो सच में ही मिंग का कुत्ता बनकर रहना चाहता है। जो पिंग जानता था कि पिछले 10 सालों से वो इस लड़के की आज्ञा मान रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं हुई है। ये बहुत देर से हो रहा था और उसने 80% शेयर्स हासिल करने के लिए डील एक्सेप्ट करने का फैसला किया। हमारे लड़के ने फिर उन दोनों को एक सफल पार्टनरशिप की शुभकामनाएं दी। हालांकि जोपिंग को यह नहीं पता था कि हमारा लड़का सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अब जबकि उसके पास जोपिंग का ये वीडियो था, वो उसे अपने हाथों में ले चुका था। उसी पल सू भागती हुई आई और कहा कि उन्हें एक प्रॉब्लम हो गया है। कल रात होटल में घुसने का वीडियो पहले ही ऑनलाइन पोस्ट हो चुका था। हमारे लड़के ने पूछा कि फिर प्रॉब्लम क्या है। रात में एक बिजनेस डिस्कशन के बाद उसने अपने एम्प्लॉय को आराम करने के लिए होटल में ठहराने का खर्च उठाया और उन्होंने जो हुआ उसकी रिव्यू की। सू ने पूछा कि क्या उसकी वाइफ इस बहाने पर यकीन करेगी। अचानक हमारा लड़का मुश्किल में पड़ गया और पूछा कि वो किस वाइफ की बात कर रही है। सू चिल्लाई, ये कहते हुए कि ये तो साफ है वही वाइफ जो उसकी हमेशा से थी। हमारा लड़का शॉक में पड़ गया और सोचने लगा कि उसे शादीशुदा होने की कोई याद क्यों नहीं है। शायद उसने कॉन्ट्रैक्ट में एक रूल सेट किया था कि उसे इस औरत की यादें नहीं रहेंगी। लेकिन फिर उसने सोचा आखिर उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी जिंदगी नहीं थी। कांपते हुए उसने उसे रिलैक्स करने के लिए कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बेचैनी से नाचने लगा, अपने असली बॉडी में वापस जाने और इस गड़बड़ी को चेनहान के लिए छोड़ने के लिए उत्सुक था। जू ने फिर कहा कि इस स्थिति को देखते हुए उसकी वाइफ अब उसे उसका सेक्रेटरी नहीं रखना चाहेगी। उसने उसे अपनी जॉब को लेकर चिंता न करने के लिए कहा, वो बस उसे जाओ यान को रिकमेंड कर देगा। उसी पल वाइफ का कॉल आ गया। उसने खुद से कहा कि घबराना नहीं है, लेकिन बेचारा लड़का पूरी तरह से कांप रहा था। जब उसने कॉल उठाया और पूछा कि क्या हुआ, उसकी वाइफ ने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि अब समझ आया कि वो हमेशा उसके विदेश ट्रिप्स का खर्च उठाने की बात क्यों करता रहता है। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है और बाद में आमने सामने बात करेंगे। जू हैरान थी ये देखकर कि ये लड़का अपनी वाइफ के कितने कंट्रोल में था। वहीं जाओयन बस खांस रहा था। सीन बदलकर चेनहान के मेंशन में आता है। उसकी बहन घर आती है और कहती है कि वो जाओयान के बारे में थोड़ा और जानना चाहती है। वो पूछता है कि उसे उस लड़के के बारे में इतनी जिज्ञासा क्यों है। वो अभी घर आई थी और पहले से ही उसके बारे में पूछ रही थी। क्या उसे शायद उससे प्यार हो गया था? उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, वो बस अपने स्टूडेंट के बारे में और जानना चाहती। उसने उसे टाल मटोल करना बंद करने और लड़के के बारे में और बताने के लिए कहा। हमारा लड़का सिसकता है और कहता है कि लड़का बेहद इंटेलिजेंट और वेल मैनर्ड है, उसकी फिजिक एस्थेटिक है और वो बहुत अच्छा काम करता है। बहन ने कहा कि लगता है वो उसे बेचकर जाओयान का फेवर जीतने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, बस जाओयान अमेजिंग है। फिर उसने अपनी वाइफ के बारे में पूछा। वो उसकी वाइफ दूर थी क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई थी और वो अपने फैमिली के घर चली गई थी। उस पल वो बहुत उदास महसूस कर रहा था। उसकी वाइफ दूर थी क्योंकि उनकी लड़ाई हुई थी और फिर भी उसने खुद को इस मुसीबत में डाल लिया था। फिर उसे किसी का कॉल आया जिसने पूछा कि क्या वो चांग होंग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी में शामिल होगा। बेशक वो बहुत उत्सुक था क्योंकि वे उसे दिखाने के लिए बेताब थे। बड़े सेरेमनी का दिन आ गया। स्ट्यू उसके बगल में खड़ा होकर पूछता है कि उसे चैंग होंग के इवेंट में जाने की क्या जरूरत। वो समझाता है कि जल्द ही एक बड़ा शो होने वाला है। हालांकि सब लोग सोच रहे थे कि हंजिंग ग्रुप के लोग वहां क्या कर रहे हैं। फिर अनाउंसर ने चैंग होंग के प्रेसिडेंट को आने के लिए इनवाइट किया। हीमिंग आया और सबका स्वागत किया। सबने तुरंत उसे हंजिंग ग्रुप के पूर्व एम्प्लॉय के रूप में पहचान लिया और हीमिंग ने कहा कि वहां सबसे स्पेशल व्यक्ति हंजिंग ग्रुप का करंट प्रेसिडेंट है। हमारा लड़का बस इतना कहता है कि वो उसके परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा है। उसी पल हीमिंग मिस्टर लियू का स्वागत करता है जो पूरी निगोशिएशन के लिए जिम्मेदार थे। लियू माइक्रोफोन लेता है और कहता है कि हाँ, ये एक अच्छी नेगोशिएशन थी जो उसने हंजिंग ग्रुप के साथ की थी। कंफ्यूज्ड होकर हीमिंग झुककर कहता है कि डील चंग होंग ग्रुप के साथ हुई थी। सब थोड़े हैरान हैं, सोच रहे हैं कि क्या उसने नाम गलत बोल दिए या उसने सच में हंजिंग के साथ साइन कर लिया है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो सब कुछ क्लियर कर देगा।
वो चिल्लाता है ताकि सब सुन सकें कि बिनहाई ग्रुप ने डील हंजिंग ग्रुप के साथ की है। उसी पल सब फुसफुसाते हैं कि हीमिंग खुद को मूर्ख बना रहा है और लगता है कि चेन हान ने एक प्लान बनाया था। स्टू और हमारा लड़का हंस रहे हैं, ये कहते हुए कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मूर्ख ऐसा रिएक्ट करेगा। हीमिंग लियू की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन लियू जवाब देता है कि उनकी डील केवल वर्बल थी, इसलिए उसे कोई रिस्क नहीं है। अब प्रेसिडेंट चेन हन के स्टेज पर आने का समय था। हमारा लड़का घूमता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो हीमिंग के सामने जाता है और सबसे कहता है कि वे इस आदमी के लिए तालियां बजाए जिसने इस दिन को संभव बनाया। उसका हीमिंग के लिए रिस्पेक्ट उतना ही एंडलेस था जितना पैसा वो कंपनी से चुरा रहा था। बहुत सारे शेयर होल्डर्स उस मीटिंग में हैं और वे जानते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, इसलिए वे पहले से ही अपना पैसा निकालने के लिए उत्सुक हैं। हीमिंग कहता है कि ये सब झूठ है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि कोई चिल्लाता है कि वे इन एक्यूजेशंस की पुष्टि कर सकते हैं। ये जो पिंग है जो हीमिंग से कहता है कि वो दिखावा बंद करे क्योंकि अथॉरिटीज के पास पहले से ही सारा डेटा है। उसी पल पुलिस आती है और कहती है कि उसे मल्टीपल फ्रॉड्स के चार्जेस में गिरफ्तार किया जा रहा है। हीमिंग को ले जाया जाता है और वो जोपिंग को कोसता है, उसे भेड़ की खाल में भेड़िया कहता है। जोपिंग अपने मन में सोचता है कि ये हीमिंग की गलती है क्योंकि वो बेईमान था। उसी पल हमारा पागल लड़का चिल्लाता है ताकि सब सुन सकें कि इस सब के पीछे मिस्टर जाओयन का दिमाग था। लोगों को शक होने लगता है कि हर चीज के पीछे ये लड़का ही क्यों होता है। फिर वो कहता है कि वो सारे खर्चे कवर करेगा और सबको मजे करने के लिए कहता है। सीन बदलकर हंजिंग ग्रुप में आता है। हमारा लड़का खुद को बहुत चालाक महसूस कर रहा है। जोपिंग कहता है कि उनका कोऑपरेशन खत्म हो गया है तो वो क्या डिस्कस करना चाहता है। हमारा लड़का पूछता है कि उसका क्या मतलब है कि ये खत्म हो गया जबकि ये अभी शुरू ही हुआ है। वो उसे ये वीडियो देखने के लिए कहता है। जोपिंग वो पल देखता है जब वो कहता है कि वो हीमिंग को फंसाएगा ताकि शेयर्स उसकी बहन के पास जाए और वो सब कुछ अपने पास रख सके। फिर वो प्रोटेगनिस्ट से पूछता है कि उसे ये वीडियो दिखाने का क्या मतलब है। जाओयन पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि उसकी बहन उसे कंपनी का मालिक बनने देगी। अगर वो ऐसा वीडियो देखेगी वो शायद वाइस प्रेसिडेंट से बाइक चोर बन जाएगा। जोपिंग जानता है कि अब वो बड़ी मुसीबत में है और पूछता है कि ये बदमाश क्या चाहता है। हमारा लड़का कहता है कि ये बहुत क्लियर है, उसे चंगहोंग के सारे शेयर्स ट्रांसफर करने होंगे। वो क्लियर करता है कि शेयर्स उसके पास नहीं बल्कि जाओ यान के पास जाएंगे और बेशक उसे कुछ पैसे मिलेंगे। जो पिंग समझता है कि वो एक डूबते जहाज से और भी बुरी स्थिति में आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि अब उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि उसे सिटी में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो जवाब देता है कि वो समझ गया है और पूछता है कि उसे अब क्या करना है। हमारा लड़का कहता है कि उसे बस अपनी बहन से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना है और सब सेटल हो जाएगा। जोपिंग कहता है कि वो पहले पैसे देखना चाहता है क्योंकि सिटी के लोग बहुत चालाक हैं। हमारा लड़का एक कार्ड निकालता है जिसमें 10 मिलियन है और कहता है कि लास्ट 6 डिजिट्स ही पासवर्ड है। जोपिंग पूछता है कि क्या उसे डर नहीं है कि वो कार्ड लेकर गायब हो जाएगा। चेनहन चेतावनी देता है कि ऐसा करने से उसे जाओ यान के साथ प्रॉब्लम होगी जो उसे रिकमेंड नहीं है। वो ये कहकर जाता है कि अगर वो अपना काम अच्छे से करेगा तो शायद मास्टर उससे मिलेगा जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अब जबकि उसे एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी मिलने वाली थी, लाइफ इंटरेस्टिंग हो रही थी। उनके बॉडी स्वैप हुए 6 दिन हो चुके थे। फू पूछती है कि उसने जोपिंग को कैसे मना लिया और वो कहता है कि ये सब जाओ यान और उसकी प्लानिंग की वजह से हुआ है। वो अनाउंस करती है कि अब से वो जाओ यान के लिए काम करेगी और इसके अलावा वो चेंग होंग को मैनेज करने में मदद करेगी, हफ्ते में 72 घंटे काम करके। वो बहुत खुश है कि वो किसी के लिए काम करेगी जिसे चेन हान इतना रिस्पेक्ट करता है। वो कहती है कि उसे 72 या 69 घंटे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है। उसी पल चंग होंग में एक मीटिंग चल रही है। चांग होंग खुद सोच रहा था कि कंपनी जो पिंग की बहन के पास जाएगी, लेकिन तभी हमारा लड़का अंदर आता है और सबको धक्का देता हुआ आगे बढ़ता है। गार्ड माफी मांगता है और कहता है कि वो इस पागल को रोक नहीं सका। वे एक दूसरे को घूरते हैं। चंग होंग पूछता है कि मिस्टर चेन उसकी मीटिंग में क्यों टोक रहा है। हमारा लड़का जवाब देता है कि उसे इस मीटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो इसे हैंडल नहीं करेगा। वो उंगलियां चटकाता है और एसयू से कहता है कि वो पेपर वर्क दे। फिर वो शेयर्स के लिए पेपर वर्क सौंपती है। वो कहता है कि चैंग होंग के सारे शेयर्स जाओया ने ट्रांसफर कर दिए हैं और वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ आया है। लोग जानते हैं कि अगर शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं तो इसका मतलब है कि उनका नया बॉस आ गया है और हमारा लड़का अनाउंस करता है कि अब से मिस सू इस जगह को चलाएगी। एक सेकंड बाद वो सबसे कहता है कि वे नए वाइस प्रेसिडेंट का स्वागत करें। वो गर्व से चमक रही है और हमारा लड़का उससे कहता है कि वो अपना बेस्ट दे। वो कहता है कि वो कुछ इलीट लोगों को लाएगा ताकि वे उसकी मदद कर सकें और इसके अलावा कुछ दिनों में उसे जाओयन से मिलने का मौका मिलेगा, इसलिए उसे कोई गलती नहीं करनी चाहिए और खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। वो फिर से तरोताजा होकर कहती है कि वो अपना बेस्ट देगी। उसी पल फोन बजता है। उसकी वाइफ कहती है कि वो कल आ रही है और उसे एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। हालांकि हमारा साइकोपैथ जवाब देता है कि उसने कभी किसी को अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है और कल पहली बार नहीं होगा।
वो अपने मन में सोचता है कि चेन हन को उसकी शादी में थोड़ी अथॉरिटी दिलाना उसका एक एहसान था। उसे थैंक यू कहने की भी जरूरत नहीं है। एक हफ्ता बीत चुका था और पहला लाइफ स्वैप खत्म हो गया। हमारा लड़का अपने बॉडी में वापस आ गया था और वो सब कुछ जो हुआ था उसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था। चेन हन बेशक गुस्से से भरा हुआ आया। हमारा लड़का बस मुस्कुराया और कहा कि उनकी मुलाकात को काफी समय हो गया है। चेन हन ने बस इतना कहा कि उसने अपने पूरे समय में कभी इस लड़के जितना बेशर्म इंसान नहीं देखा। हमारा लड़का उसकी तारीफ के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि उसके दोस्त भी कहते हैं कि वो एक बढ़िया एक्टर है। वो चेन हान के पास जाता है और उसे इतना गुस्सा न करने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि क्लब में उसका समय कैसा रहा और उसने कितने मेंबर्स के साथ लाइफ स्वैप किया। लेकिन चेन हान ने बस उसे दूर रहने के लिए कहा। उसने कहा कि वो अपने पॉइंट्स चेक करने जा रहा है और उसके साथ आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी पूरा नहीं किया है। लेकिन हमारा लड़का जिद करता है और कहता है कि वो बस एक नजर डालना चाहता है। जब वे पहुंचते हैं तो एक ट्रेजर चेस्ट जैसी चीज दिखती है जो फ्लोटिंग आइटम्स से भरी हुई है। उसमें से एक इक्विपमेंट ने हमारे लड़के का ध्यान खींचा। चेन हान समझाता है कि हाँ, वहां बहुत सारे इनक्रेडिबल ट्रेजर्स हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी क्लब में नया है उसकी पहुंच उनमें से किसी भी चीज तक नहीं है। चेन हन ने हमारे लड़के की लाइफ को पूरा किया था। न सिर्फ उसकी बहन के इश्यूज को सॉल्व किया बल्कि उसे कैंपस का सेलिब्रिटी भी बना दिया। उसने जो 5 पॉइंट्स कमाए वो एक बड़ी सक्सेस थी और उसे इतने पॉइंट्स कमाए हुए 4 साल हो चुके थे। हमारा लड़का पूछता है कि स्क्रीन पर चेक कैसे करें कि उसने क्या कमाया है, लेकिन चेन हन उसे यह सोचना छोड़ने के लिए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समय की बर्बादी होगी। हालांकि जाओयन जवाब देता है कि दुनिया सरप्राइजेस से भरी है और तुम कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है। उसी पल चेन हन एक सेकंड के लिए जम जाता है। वो हैरान होता है और पूछता है कि क्या जाओ सच में बिगिनर है। उसने न सिर्फ एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ $1 बिलियन डील पूरी की बल्कि उसके अंदर से अपने स्पाई को भी हटा दिया। चेन हन अब अकेला पूछता है कि जाओ ने 10 पॉइंट्स कैसे कमाए और ये सब कैसे कर दिखाया। वो गुस्से में कहता है कि क्योंकि ये बदमाश एक स्टूडेंट है, उसे उन कुछ पॉइंट्स को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमारा लड़का कहता है कि चेन हान की लाइफ असल में आसान थी। उसने वो पॉइंट्स बिना कोशिश किए ही कमा लिए। उसके लिए बिलियंस के साथ रहना एक बच्चे की तरह रहने से ज्यादा आसान था। चेन हन मानता है कि ये बदमाश वाकई किसी जीनियस की तरह है। मोटा लड़का चेन हान से कहता है कि वो बात को बढ़ा चढ़ाकर ना बताए, ये बस 10 पॉइंट्स हैं। लेकिन चेन हान कहता है कि ये लड़के की पहली नेगोशिएशन थी। अब मोटा लड़का कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि ये बिगिनर बदमाश वाकई लोगों की लाइव्स बदल देता है। सब हैरान हैं कि एक स्टूडेंट ने $1 बिलियन नेगोशिएशंस क्लोज कर दी हैं। हमारा लड़का कहता है कि ये चैलेंजेस इतने आसान थे कि उसने बिना कोशिश किए ही उन्हें सॉल्व कर दिया। वो बस एक बिलियनर की लाइफ एंजॉय करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि सब कुछ फिक्स करना इतना आसान होगा। उसी पल चेन हन आता है और उसे लात मारता है, ये कहते हुए कि स्किल लक से बेहतर है। वो चला जाता है जबकि हमारा लड़का सोचता है कि वो 10 पॉइंट्स से क्या खरीद सकता है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर सू आती है और कहती है कि उसके पास इतने पॉइंट्स से बहुत कुछ मिल सकता है। वो उसे बधाई देती है और कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उस जैसा कोई इतना टैलेंटेड होगा। वो कहता है कि उसे क्लब के बारे में और जानने की जरूरत है और वो कहती है कि वो उसे एक टूर देगी जिसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि क्या खरीदना है। बिल्डिंग किसी और की तरह ही है जिसमें कैफेटेरिया, सोने की जगह और स्टाफ के लिए एरियाज हैं। आइटम रूम में वो किसी स्पेसिफिक आइटम को सर्च कर सकता है और अगर उसे नहीं मिलता तो वो स्टाफ से हेल्प मांग सकता है। फिर वो एक रूम में पहुंचता है और उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ खरीदने का फैसला करता है। वो 5 पॉइंट्स खर्च करके एक बॉडी एनहेंसमेंट एजेंट खरीदता है। घर पर चेन हन अपना फोन उठाता है और अपनी वाइफ को कॉल करने के बारे में सोचता है, ये सोचते हुए कि उनकी प्रॉब्लम के बाद वो रिलैक्स हो गई होगी। उसे अजीब लगा कि उसका नंबर डिलीट हो गया था। खैर, उसे नंबर याद था और उसने कॉल किया। थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा कि वो कैसी है। तुरंत ही उसे डांट पड़ी और वो शिकायत करने लगी कि उसने पब्लिकली चीट करने के बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके कुछ कहने से पहले ही उसने कॉल कट कर दिया और कहा कि वो कल आ रही है। चेन हन जानता था कि ये फिर से जाओयन का काम है। उसने फिर कॉल किया, माफी मांगी और उसने पूछा वो सारी हिम्मत कहाँ गई जब तुमने कहा था कि तुम कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं करोगे। फिर उसने फिर से कॉल कट कर दिया। उसने कसम खाई कि वो उस बदमाश जाओ यान से बदला लेगा। उसी पल उसकी बहन रूम में आई और पूछा कि वो रात के बीच में इतना चिल्ला क्यों रहा है। उसने उसे पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसने कुछ गलत किया है जिससे उसकी वाइफ इतनी गुस्से में है। उसने कहा नहीं और वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसने समझाया कि ज्यादा से ज्यादा उसकी वाइफ उसे मार देगी जैसे ही वो आएगी। उसने उससे पूछा कि वो समझाए कि उसने इतना बुरा क्या किया है। उसने कहा कि ये तो साफ है। वो अपने सेक्रेटरी के साथ होटल गया और फोटोज लीक हो गए जिसे सबने देख लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम उसकी सोच से कहीं बड़ी है। यूरोव ने कहा कि वो बहुत पेल दिख रहा है और पूछा कि क्या वो साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहता है। उसने कहा कि वो उस बदमाश जाओ यान को मार डालेगा और उसने पूछा कि जाओ का इससे क्या लेना देना है, खासकर जब उसने पहले उसे यही सलाह दी थी कि उसे उस लड़के में इन्वेस्ट करना चाहिए। चेन हन मन ही मन एक तलवार की कामना कर रहा था ताकि वो उस लड़के का गला काट सके। कैंपस के दूसरी तरफ
हमारा बॉय आग के मैदान में स्टाइलिश लुक लेकर पहुंचता है। पीछे कुछ शैतानी चल रही है और वो सोचता है मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। तभी एक दिलेर कपल चौंक जाता है। वो उन्हें शांत करता है, घबराओ नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ। अचानक कोई भागता हुआ नजर आता है। वो हैं उसके 3 दोस्त जो चिल्ला रहे हैं, जाओ, यूरोप की क्लास शुरू होने वाली है, हम इसे मिस नहीं कर सकते। तभी हमारे बॉय को समझ आता है, अरे चेन हान के भाई ने सच में उसकी जगह पढ़ा रहा था। वो मूर्ख हांफते हुए पहुंचते हैं। यूरोप खतरनाक अंदाज में पूछती है, झाओ यान कहाँ है? मोटा दोस्त सच उगल देता है। वो लड़का जंगल में एक कपल का एडवेंचर देख रहा था। लेकिन यूरोप को यकीन नहीं होता। मुझे नहीं लगता ऐसा लड़का ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड होगा। दोस्तों का जवाब, तुम्हारे भ्रम टूटने का समय आ गया है। यूरोप तुरंत बाकियों को घूरती है, तुम लोगों का इससे क्या लेना देना? तभी हमारा बेवकूफ सा दिखता बॉय पूछता है, क्लासरूम में कोई क्यों नहीं जा रहा? दोस्त उसे टोकते हैं, लेट आने की सजा पाने वाले के लिए तू बहुत रिलैक्स है। जैसे ही वो अंदर जाता है, यूरोप सीधा सवाल करती है, तुम्हें लेट क्यों हुआ? वो पिछली घटना से अनजान है तो बस इतना कहता है, सो गया था भाई। यूरोप अचानक हल्के स्वर में कहती है, इतनी रात तक पढ़ाई मत किया करो, अंदर आ जाओ। दोस्त हैरान, ये क्या चल रहा है? आइस क्वीन इतनी नरम क्यों हो रही है इस बदमाश के साथ? तभी हमारे बॉय का फोन बजता है, सेक्रेटरी इक्सुई का कॉल। वो शांत होने को कहता है, चिंता मत करो, कल नई कंपनी में आऊंगा। उसे पता था अब सुरक्षा के इंतजाम शुरू करने होंगे क्योंकि हालात बिगड़ने वाले हैं। दोस्त शिकायत करते हैं, ये क्लास में फोन पर क्यों है? लेकिन टीचर कहती हैं, इसके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि इसे ये छूट मिलती है। हमारा बॉय यूरोप के पास जाता है, अपना जिद्दी अंदाज दिखाते हुए, जैसा कि आप जानती हैं मैं एक जिद्दी युवक हूँ, आज रात कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। दोस्तों का दिमाग अब यह दिखावा छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ गया है। यूरोप का जवाब, आज रात नहीं, मेरे भाई को बात करनी है। वह चालाकी से जवाब देता है, आपका भाई इतना व्यस्त होगा कि बात तो दूर, सांस लेने तक को वक्त नहीं मिलेगा। यूरोप मान जाती है, फिर कभी और बात कर लेंगे। थोड़ी देर बाद दोस्त उत्सुक हैं, ये कौन सी गंदी चालें चल रहा है? इधर हानजिंग ग्रुप में चेन हान पहुंचता है डरते हुए, कहीं इस बदमाश ने यहाँ तबाही न मचा दी हो। हमारा बॉय सेक्रेटरीज को ग्रीट करता है, सब नॉर्मल लग रही हैं तो वो रिलीफ महसूस करता है। तभी दरवाजे पर दस्तक, एक लड़की ज्यूलियो अंदर आती। वो पूछता है, इक्सुई कहाँ है? वो समझाती है, इक्सुई और कुछ लोग दूसरी कंपनी गए हैं। उसका शक पक्का हो जाता है, ये जरूर ज्यूयान की कोई चाल है। ज्यूलियो बताती है, सब चेनहान ग्रुप गए हैं, उन्होंने ज्यूयान से मदद मांगी थी कंपनी मैनेज करने के लिए। वो गुस्से में पूछता है, उसने किन किन को साथ ले लिया? जवाब मिलता है, सेल्स डिपार्टमेंट और फ्यूचर नेगोशिएशंस टीम को पूरा का पूरा उड़ा ले गया। चेनहान डेस्क पर मुक्का मारता है, ये बदमाश जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेरहम निकला। ज्यो लियू पूछती है, क्या आपको ज्योयान से प्रॉब्लम है? संभलिए, वरना ये कंपनी आपके बिना बैंकरप्ट हो जाएगी। चेन हान तुरंत उसे फायर कर देता है। वह हैरान होकर पूछती है, क्यों? वह ठंडे दिमाग से जवाब देता है, तुम्हें 1 साल का सैलरी दूंगा, अब निकलो यहाँ से। तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। बेचारा घबरा कर भागता है, बुदबुदाता हुआ, पहले इसे संभालता हूँ, फिर उस लानत के बच्चे से निपटूंगा। इधर हमारे बॉय की नई कंपनी के सामने ज्यो लियू और कई सेक्रेटरीज ज्योयान का इंतजार कर रही हैं, सोच रही हैं कि वह किस शानदार कार में आएगा। लेकिन हमारा बॉय कैजुअली टैक्सी से उतरता है। लोगों को अजीब लगता है, यह आदमी टैक्सी में आया है। फिर तुरंत चापलूसी शुरू होती है, सच्चे जननेता हैं आप, दिखावे से परे, सादगी पसंद। जू ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको पूरा चेनहान ग्रुप दिखाऊंगी। और फिर वे पूरे ऑफिस का टूर लेने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वह पूछती है, कोई ऑर्डर्स हैं सर? हमारा बॉय बिना हिचक कहता है, मेरे लिए एक घर और कार खरीदो, कंपनी के नाम पर। जू हैरान होकर पूछती है, क्या अब आप अपने पैसे छुपाना बंद कर रहे हैं? हमारा बॉय मुस्कुराते हुए, मैं अभी 20 का हुआ हूँ, अब दौलत छिपाने की जरूरत नहीं, ये फैमिली रूल था। जू उत्साहित हो जाती है, तो क्या अब आप अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल यही करने वाला हूँ। तभी जू एक बम फोड़ती है, परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि चेनहान ग्रुप बड़े संकट में है। हमारा बॉय चौंक जाता है, उसे इसकी भनक तक नहीं थी। कैसा संकट? जू समझाती है, हमारी पूरी सेटअप चेन हान की कंपनी के सपोर्ट से चल रही थी, पर कुछ मिनट पहले उन्होंने कहा कि अब कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे। हमारा बॉय समझ जाता है, यार ये आदमी अभी भी मेरे प्लान्स को बर्बाद करने की ताकत रखता है। जू बताती है, पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया। प्रॉब्लम यह है कि हमारी कंपनी की उनसे कई टाई अप्स हैं। हमारा बॉय पॉजिटिव रहता है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। पहले बताओ, क्या हम अभी भी वह घर खरीद सकते हैं? जू आश्वस्त करती है, यह तो सिंपल है, अगले महीने तक हमारे पास फंड्स हैं। हमारा बॉय रिलैक्स हो जाता है, फिर परफेक्ट, मैं संकट का हल निकाल लूंगा, तुम बस मेरे अकाउंट में 10 मिलियन डिपॉजिट कर दो। वो कहती है कि उसे उसकी टैलेंट पर भरोसा है और वह खुद संभाल लेगी। वो इस बात से हैरान है कि कंपनी डूबने के बावजूद वह कितना शांत दिख रहा है। इसी बीच बेनहाई एयरपोर्ट पर चेनहान कुत्ते की तरह अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है। उसे पता है औरतें तारीफ सुनना पसंद करती हैं। 1 हफ्ता बीत चुका था और अब हे जिनरू, जो खतरनाक है, वापस आ गई थी। चेनहान मूर्ख की तरह कहता है कि उसे खुशी है कि वह वापस आ गई। वह सिर्फ भौहें चढ़ाती है और कहती है कि वह बहुत हिम्मतवर हो गया है। डर कर वह कहता है कि वह समझाएगा, लेकिन वह उसे लात मारती है और कहती है कि पहले
पहले उसके पैर को समझाए। बेचारा समझ जाता है कि इस बार वह बच नहीं पाएगा। सिर पर जोरदार वार खाता है और मानता है कि वह गलत था। वार लगते ही वह बेवकूफ की तरह जमीन पर गिर जाता है, सिर पर बाल्टी लदी हुई। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग शोर से चौंक जाते हैं। हे जिनरू, कहती हैं कि लगता है वह भूल गया कि वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। लोग रिकॉर्ड करने लगते हैं, हैरान कि दिन दहाड़े एक आदमी को उसकी पत्नी इतनी बुरी तरह पीट रही है। जब वह उसे घर जाने को कहती है तो बेचारा कसम खाता है कि वह झाओ यान से बदला लेगा, लेकिन दृश्य बदलकर एक कैफे में चला जाता है। यूरो कहता है कि वह सही था, उसके भाई ने रात की उनकी योजना कैंसिल कर दी। वो जवाब देता है कि उसे पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि उसका भाई बहुत व्यस्त रहता है। वह दोनों के लिए ऑर्डर देता है और वह हैरान होती है कि उसे उसकी पसंद की हर चीज का पता है। हमारा लड़का कहता है कि उसे लोगों को पढ़ने का हुनर आता है, लेकिन सच तो यह है कि उसने उसके भाई की सारी यादें चुरा ली थी, है ना? वह कहती है कि वह प्रभावित हुई और जानना चाहती है कि उसकी और उसके भाई की मुलाकात कैसे हुई। जब वे इस रोमांटिक डेट पर होते हैं तो कोई दूर से उन्हें देख रहा होता है। आखिरकार वह कहती है कि यह एक शानदार शाम थी और वह उसे अपने अपार्टमेंट बुलाता है, ये कहते हुए कि वह उसे अपनी बिल्ली के कार्ट ऑफ व्हील्स दिखाना चाहता है। वह कहती है कि वह किसी और दिन देख लेगी और हमारा लड़का उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। बाहर थोड़ी ठंड और डरावनी हवा चल रही है, लेकिन हमारा लड़का उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, वह उसके साथ है। और फिर 5वीं पीढ़ी के गुंडे वहां आ ही जाते हैं, है ना? क्या हम इसे संक्षेप में बताएं? वह डरकर उसकी बाहों में छिप जाती। पूरी सीरीज के सबसे बेढंगे गुंडे उन पर झपटते हैं। बॉडी स्ट्रेंथनिंग पोषण पीकर वह आसानी से उनके हमले से बच जाता है। वह एक को लात मारता है और वह बेवकूफ की तरह जमीन पर गिर जाता है। बाकी हैरान रह जाते हैं। वह एक और को ढेर कर देता है और बाकी भाग खड़े होते हैं। इतनी बुरी पिटाई हुई कि यूरो को भी गुंडों पर तरस आ जाता है। हालांकि पेड़ के पीछे से देख रहा वह आदमी जानता है कि शाओ युन लाइफ स्वैप क्लब का मेंबर है। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। लड़ाई को रिकॉर्ड करते हुए हमारा लड़का यूरो का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वहां से निकलना बेहतर होगा। उन्हें एक टैक्सी में बैठता हुआ कोई दिखाई देता है और वे उसे लेने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अंदर बैठते हैं वह ड्राइवर को यूरो का घर का पता बताता है, लेकिन अचानक ड्राइवर गलत रास्ते पर जाता हुआ लगता है। वह कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं है। हमारा लड़का सुझाव देता है कि दुर्घटना से पहले वह रुक जाए, लेकिन ड्राइवर जवाब देता है कि उसे अपने ही शरीर पर कंट्रोल नहीं है। शाओ यून को शक होने लगता है उस व्यक्ति पर जो गाड़ी के पास खड़ा था। डरा हुआ ड्राइवर कहता है कि वह मासूम है और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। कुछ देर बाद वे एक अजीब से सुनसान घर के सामने रुकते हैं। ड्राइवर कहता है कि लगता है वे पहुंच गए हैं। हमारा लड़का समझ जाता है कि यह लाइफ स्वैप क्लब के किसी सदस्य का काम है। यूरो पूछती है कि क्या वे अंदर जाएंगे। वह ना कहता है, लेकिन जैसे ही वे जाने लगते हैं अंदर से कोई मदद के लिए चिल्लाता है। हमारा लड़का उसे अनदेखा करने को कहता है, लेकिन यूरो कहती है कि वे किसी को इस तरह नहीं छोड़ सकते। वह जानता है ये एक साफ जाल है, पर वह उसे रोक नहीं पाता। पेड़ के पीछे छुपा वह गोरा लड़का सोचता है कि उनके जाल में एक और नौसिखिया फंस गया है। वे बेसमेंट में प्रवेश करते हैं जहां से मदद की आवाज आ रही है। हमारा लड़का हैच खोलता है और यूरो कहती है कि उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए मदद की चीखें अंत में एक दरवाजे से आ रही होती हैं। दरवाजा खोलते ही दोनों चौंक जाते हैं। एक लड़की जंजीरों से बंधी हुई है और कई अन्य जमीन पर गिर जाते हैं, कहते हुए कि आखिरकार उन्हें बचा लिया गया है, और मदद के लिए गिड़गिड़ाते हैं। यूरो पास जाती है और कहती है कि चाबी के बिना इसे नहीं खोला जा सकता। तभी सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यूरो को एहसास होता है कि उसके फोन में सिग्नल नहीं है। अचानक कमरे में कुछ भेड़िए दिखाई देते। उनमें से 3 हमारे लड़के पर गुर्राते हैं, लेकिन वह ताकतवर है और नंगे हाथों से भेड़ियों को पछाड़ना शुरू कर देता है। भेड़ियों के पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं होता। वह यहाँ तक पूछता है, क्या यही पूरी योजना थी? लेकिन तभी यूरो उसकी पीठ में सुई चुभो देती है। गोरा लड़का अंदर आता है और हमारा लड़का कहता है, कुत्तों का इस्तेमाल करना और अफरा तफरी का फायदा उठाना अच्छा विचार था। वह लड़का उसे बधाई देते हुए कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने पहली कोशिश में ही इतने पॉइंट्स कमा लिए। हमारा लड़का तारीफ के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि वे बात कर सकते हैं, लेकिन वह लड़का पूछता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बातचीत की स्थिति में हो? वह बताता है कि अगले महीने क्लब में एनुअल लाइफ पॉइंट्स कंपटीशन होने वाला है। पॉइंट्स के लिए बातचीत कर सकेंगे और जाहिर है कमजोर नए सदस्यों के पॉइंट्स चुराना सबका मेन टारगेट होगा। हमारा हीरो एक और सुई से बच जाता है। वह उस लड़के से पूछता है, क्या तुम इन सुइयों से लोगों के शरीर पर कंट्रोल करते हो? वह जवाब देता है, तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारी दोस्त का बुरा हाल है। यूरू का सिर चकरा रहा है। वह कुछ पी रही है और उसकी आंखों से पानी बह रहा है। वह बदमाश पूछता है, तुम गुलाम बनना चाहते हो या उसे मरते देखोगे? हमारा हीरो बिल्कुल नहीं डरता और सीधे उस पर झपट पड़ता है। वह बदमाश ढेर सारी सुइयां फेंकता है, लेकिन हमारा हीरो सबको बचा लेता है। वह हैरान होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो सिर्फ एक मिशन किया है, फिर इतने तेज कैसे हो? और फिर झापड़। हमारा हीरो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। उसकी गर्दन दबोचकर वह दवाई मांगता है। वह बदमाश हंसते हुए कहता है, ये कोई जहर नहीं, बस एक तरह की प्यार बढ़ाने वाली दवा है, उसे कुछ नहीं होगा। यूरू जमीन पर बैठी हमारे हीरो का नाम पुकार रही है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वह बदमाश मजाक उड़ाता है, वाह क्या खूबसूरत लड़की है। लेकिन हमारा हीरो जमीन से एक लोहे की रॉड उठाता है और छन उसकी बांह पर वार करता है। दवाई दे,
नहीं तो दर्द से चिल्लाता हुआ वह बदमाश मान जाता है। हमारा हीरो तुरंत यूरू को दवाई देता है। वह बदमाश सोचता है, ये नया लड़का ताकत के लिए अपने पॉइंट्स क्यों खर्च कर रहा है। आमतौर पर लोग तो पैसे और ऐशो आराम के लिए सब कुछ करते हैं। हमारा हीरो यूरू को उठाता है। वह पूछती है, क्या हुआ था जब बाकी लड़कियां बदला लेने जाती हैं। वह बदमाश डर कर पूछता है, तुम लोग मुझे क्या करोगे। वे मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, जो तुमने हमारे साथ किया वही वापस मिलेगा। बेचारा गिड़गिड़ाता है, मदद करो। लेकिन हमारा हीरो बस हंसकर कहता है, अपने काम खुद निपटाओ यार। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, पीछे से लड़कियों की शरारती हंसी और उस बदमाश के चीखने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद अपने भाई को जख्मी देखकर यूरू हैरान होती है। अरे तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। हमारा हीरो समझाता है, इतनी लड़ाइयों में पड़ना अच्छा नहीं होता। यूरू को शक होता है, शायद किसी की बीवी से फंस गया था, इसलिए पिटाई खाई। केनहान गुस्से में चिल्लाता है, सब उस बदमाश झाओ यान की वजह से हुआ है। हमारा हीरो टोकता है, अपने परिवार से ऐसे बोलते हैं। तभी यूरू बम्बाती है, वैसे ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। केनहान का चेहरा देखने लायक होता है। वह हार मानकर बुदबुदाता है, जिंदगी इतनी बेरहम भी हो सकती है। दोनों चले जाते हैं और बेचारा केनहान वहीं पड़ा रह जाता है, हिलने तक की ताकत नहीं। वह गुस्से में कसम खाता है, वो बदमाश झाओ यान मेरी बहन और मेरी कंपनी छीनकर छोड़ेगा नहीं। 3 दिन बाद शू खबर लाती है, केनहान की कंपनी ने सभी डील रोक दी है, अब हमारी कोई सेल्स नहीं होगी। वह चेतावनी देती है, ऐसे चलता रहा तो हम टिक नहीं पाएंगे। झाओ यान पूछता है, हम पर कितना असर पड़ेगा। शू शू समझाती है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना है कि अगर केनहान चाहे तो हमें बर्बाद कर सकता है। झाओ यान पूछता है, फाइनेंशियल हालात और डिटेल्स बताओ। वह बताती है, कोई क्लाइंट्स नहीं बचे, नए क्लाइंट्स लाने के लिए पैसे नहीं, बैंक ने सारे लोन वापस मांगे हैं। तभी पॉप हमारे हीरो के सामने एक विंडो आती है। लाइफ पॉइंट्स कंपटीशन शुरू होने वाला है। वह शू शू को भेज देता है, मुझे अकेले सोचने दो। सिस्टम समझाता है, एक क्लब पॉइंट बराबर है 100 सीजन पॉइंट्स या $2 लाख कैश बराबर है सिर्फ 100 पॉइंट्स। उसके पास अभी 500 सीजन पॉइंट्स हैं और इस सीजन में लोग आपस में पॉइंट्स की ट्रेड भी कर सकते हैं। खास बात, अकेले या ग्रुप में खेल सकते हो। क्या पार्टिसिपेट करना चाहते हो। झाओ यान की समझ, ये सिस्टम तो नए लोगों को लूटने के लिए बना है। अकेला रहा तो सब निशाना बनाएंगे। दुश्मनों को झुकाने का एक ही तरीका, और ताकतवर बनो। वह मुस्कुराता है, बिल्कुल मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। झाओ यान रैंकिंग देखता है और पाता है कि सिर्फ अकेले खिलाड़ियों की लिस्ट है। उसे समझ आता है कि ग्रुप रैंकिंग देखने के लिए पहले किसी टीम में शामिल होना होगा। तभी एक लड़की आकर पूछती है कि क्या वह एबिस ड्रैगन बनाने के मिशन में हिस्सा लेना चाहेगा। हमारा हीरो जानता है कि अभी कोई भी टीम उसे नहीं अपनाएगी, क्योंकि उसके पास पॉइंट्स नहीं है। वह मिशन एक्सेप्ट करने का फैसला करता है ताकि ज्यादा पॉइंट्स कमा सके। फिर अचानक वह क्लब के हॉल में पहुंच जाता है। वहां एक सिगरेट पीता हुआ आदमी उसके पास आता है और उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है। वह आदमी कहता है कि सू ने उसकी सिफारिश की है और एक डील है जो उसे पसंद आ सकती है। हमारा हीरो पूछता है कि माजरा क्या है और क्या यह आदमी भी इस इवेंट में हिस्सा ले रहा है। वह आदमी समझाता है कि वह 20 साल पहले का मेंबर है और सिर्फ इस जनरेशन के लोग ही इवेंट में शामिल हो सकते हैं। हमारा हीरो कहता है कि 20 साल से क्लब में होने के बाद तो वह बहुत ताकतवर होगा। वह आदमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वह जल्दी बॉडी नहीं बदलेगा तो मर जाएगा, इसीलिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। यह सुनकर हमारे हीरो की आंखों में चमक आ जाती। इस आदमी के पास जरूर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। वह पूछता है कि उसने उसे ही क्यों चुना। वह आदमी बस इतना कहता है कि सू ने बताया था कि उसमें काबिलियत है। आधे घंटे बाद वह आदमी हैरान रह जाता है जब देखता है कि हमारे हीरो ने कॉन्ट्रैक्ट में एक उपन्यास जैसी डिटेल्स भर दी हैं। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आजकल के लोग कितने सावधान हो गए हैं। वह आदमी अपनी जिंदगी का मकसद बताता है, पुलिस की मदद करके झाओजियान गैंग को खत्म करना और अपने भाइयों को अच्छी जिंदगी दिलाना। पता चलता है कि यह आदमी दरअसल एक अंडरकवर पुलिस वाला है। हमारा हीरो सोचता है कि कम से कम अब उसकी जिंदगी में मजा तो आएगा। और फिर ट्रांसमिग्रेशन शुरू होता है 20 साल पहले लिन सागर के पास की झुग्गी बस्ती में। हमारा हीरो लियूज यानजुन की यादों को महसूस करने लगता है। यह लड़का गरीबी में पला बढ़ा, मेहनत से पढ़ाई की और पुलिस वाला बना, लेकिन साथ ही अपराधी दुनिया के लिए भी काम करता है। उसे याद आता है कि एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और हु गुआंगफेंग नाम का एक आदमी मिशन खत्म होते ही उसे मार डालना चाहता है। इस मिशन में वह एक पागल आदमी झाओजियान के लिए डबल एजेंट की तरह काम कर रहा है। आज ही के दिन उसकी इस खतरनाक आदमी से मुलाकात तय हुई है। उसके दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि यह बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारा हीरो उन्हें चिंता न करने को कहता है, मैं संभाल लूंगा। उसका मकसद है दोनों पक्षों का भरोसा जीतना और साथ ही अपने साथियों को सुरक्षित रखना। तभी कोई आकर बताता है, झाओजियान आ गया है। जैसे ही वह शख्स सामने आता है, हमारा हीरो कहता है, आपसे मिलना सम्मान की बात है। झाओजियान भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे भी खुशी हुई, मैं अब तक छुपा हुआ था।
हमारा हीरो पूछता है, क्या अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है? वह आदमी जवाब देता है, हाँ, किसी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी की तस्वीर दिखाता है। इसकी कीमत कम से कम कुछ अरब तो होगी ही। झाओ युआन पूछता है, क्या आप उसे अगवा करने की योजना बना रहे हैं? अपने मन में वह सोचता है कि यह पागल आदमी कुछ बेवकूफाना करने जा रहा है और उसे पता है कि वह किसी भी पल पुलिस को सूचना दे सकता है। झाओ शियान जवाब देता है, बिल्कुल, लेकिन इसे अगवा करने वाला तुम होगे। अब हमारा हीरो मुश्किल में है क्योंकि यह साफ तौर पर उसकी वफादारी की परीक्षा है। वह आदमी पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इस स्थिति में हमारा हीरो जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, आखिरकार हम भाई हैं, डरने की कोई बात नहीं। वह आश्वासन देता है कि वे इसे अंजाम देंगे। झाओ शियान उठकर चला जाता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम जैसे भरोसेमंद इंसान पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो दे बियाओ से बात करना, वह तुम्हारी मदद करेगा। दे बियाओ खुद को पेश करता है और हमारा हीरो कहता है कि जरूरत नहीं, लेकिन यह साफ है कि दे बियाओ सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए एक जासूस है। गोल्डन टाइगर नाइट क्लब में हमारा हीरो अपने साथियों के साथ पहुंचता है और पूछता है, क्वान लॉन्ग कहाँ है? तभी कोई बाहर भागता हुआ आता है और कहता है, मैं उसे बुलाता हूँ। अंदर से क्वान लॉन्ग की आवाज आती है, मैं व्यस्त हूँ, परेशान मत करो। लेकिन हमारा हीरो दरवाजा धम्म से खोल देता है। क्वान लॉन्ग किसी मजे में डूबा हुआ था। वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम मरने आए हो? झाओ युआन ठंडे दिमाग से कहता है, लगता है क्वान लॉन्ग अब काफी ताकतवर हो गया है। क्वान लॉन्ग तुरंत माफी मांगता है, भाई लियू के सामने मेरी क्या औकात, मैं तो बस छोटा आदमी हूँ। बाहर से दोस्ताना लग रहा था, लेकिन असल में क्वान लॉन्ग पहले हमारे हीरो के लिए काम कर चुका था। वह जानता है कि अभी उसका हालत खराब है, इसीलिए वह और उलझना नहीं चाहता। हमारा हीरो सीधे मुद्दे पर आता है, मैं तुम्हारे पार्टनर का बकाया वसूलने आया हूँ। क्वान लॉन्ग बहस करता है, वो तो मर चुका है, अब उसका कर्ज मेरी जिम्मेदारी नहीं। झाओ युआन ठंडी मुस्कान के साथ पूछता है, तो क्या तुम सच में कर्ज चुकाने से भाग रहे हो? क्वान लॉन्ग टेबल पटक कर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बार में आकर मांगने की? तभी उसके गुंडे वहां आ धमकते हैं। बॉस, प्रॉब्लम क्या है? क्वान लॉन्ग घमंड से कहता है, सिर्फ 2 आदमी भेजकर तुम्हारी हिम्मत देखो। वह टेबल उलट देता है और मार काट शुरू हो जाती, लेकिन तभी हमारे हीरो का साथी अपनी ग्लॉक निकालकर क्वान लॉन्ग की तरफ तान देता है और फिर गोलियां चलती हैं। हमारा हीरो मैट्रिक्स स्टाइल में गोलियों से बचता हुआ एक के बाद एक गुंडों को ढेर कर देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने बेकार हैं, ये सीन तो बस जबरदस्त दिखना चाहिए। वह क्वान लॉन्ग का फोन छीनता है और पूछता है, पैसे कहाँ छुपाए हैं? सब वापस दो। फिर वह अपने असली बॉस, जिसने अपहरण का मिशन दिया था, को कॉल करता है। सुनो, क्या आप जानते हैं कि श्योकी कौन है? हम उसकी बेटी को अगवा करने जा रहे हैं। बॉस चौंकता है, ये पागलपन है, लेकिन हमारा हीरो समझाता है, ये झाओ युआन की वफादारी की परीक्षा का हिस्सा है। बॉस पूछता है, क्या कोई टाइम फ्रेम है? हमारा हीरो जवाब देता है, क्या आपको मेरी और मेरे आदमियों की चिंता नहीं? हम मर भी सकते हैं। बॉस झट से बोलता है, चिंता मत करो, सब व्यवस्थित कर देंगे। पर दरअसल ये मूंछ वाला बॉस तो हमारे हीरो को मरवाना चाहता है और शेन, जिसने उसे काम पर रखा, का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हमारा हीरो बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि यह आदमी कुछ गंदी चाल चल रहा है। 3 दिन बाद वे लड़की की गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं। जासूस बना दे ब्याओ बुदबुदाता है, ये प्लान जरा ज्यादा ही खतरनाक है ना? हमारा हीरो ठंडे दिमाग से जवाब देता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बस चुपचाप देखते रहो। दे बियाओ मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। मिस हु की कार में ड्राइवर उसे सलाह देता है, मिस, सामान्य रहें, किसी को कमजोरी न दिखाएं। खूबसूरत मिस हु आंखें चमकाते हुए जवाब देती हैं, अगर एक्टिंग की बात है तो मैं शानदार परफॉर्मेंस दूंगी। ड्राइवर उसे आश्वस्त करता है, यह सिर्फ एक अगवा करने का नाटक है, आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। वह ठंडे अंदाज में कहती है, तुम बहुत बातें करते हो। तभी अचानक सामने से एक पेड़ गिरता है। ड्राइवर बाहर निकलकर चिल्लाता है, इसे रियलिस्टिक बनाओ। हमारा हीरो कहता है, किसी को चोट ना पहुंचे। सब हैरान होते हैं, यार ये क्या चल रहा है? वह मुस्कुराता है, मजाक कर रहा था, अब कोई सवाल नहीं। मोड़, यह नकली अपहरण अचानक एक एग्जीक्यूशन में बदलने वाला होता है। द बियाओ तुरंत बॉस को मैसेज भेजता है, इस आदमी से सावधान रहें, यह पुलिस के लिए डबल एजेंट होने का दावा असंभव लगता है, यह तो अब तक का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। हमारा हीरो कार के पास जाता है, वो अपने आप को जेंटल किडनैपर बताता है और कहता है कि शांति से हमारे साथ चले। मिस हु उसे घूरती है, तुम्हारा नाम जियानजेन है और तुम वांग फेंक के लिए काम करते हो, मैं डील करने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। हमारा हीरो हैरान होता है, वाह, तुम्हें ये सब कैसे पता? वह खतरनाक ढंग से मुस्कुराती है, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे डबल एजेंट होने का राज सबको बता दूंगी। हमारा हीरो एक पल के लिए हिल जाता है, अगर उसे यह सब पता है तो मेरे पास कोई चारा नहीं, वह सोचता है। फिर झट से आदेश देता है, इस पागल लड़की का मुंह बंद करो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। वांग किंग समझती है कि जियान जेन, हमारा हीरो, सिर्फ उन दोनों बड़े बॉसों का मोहरा है, लेकिन यही तो उसकी ताकत है, मोहरों की भी कीमत होती है। वह मन ही मन सोचती है। तभी जमीन पर पड़े घायल गुंडे उठने लगते हैं। प्लॉट ट्विस्ट, उनके चोट सिर्फ केचप के दाग थे। एक अलग थलग केबिन में वांग किंग हमारे हीरो से अकेले बात करना चाहती है। क्या तुम जानते हो कि हु और गुआंग
फेंक के लिए काम करने वाला कोई भी डबल एजेंट मिशन के बाद जिंदा नहीं बचा। वह धीरे से कहती है, फिर एक ऑफर देती है, मैं न सिर्फ तुम्हें बचा सकती हूँ बल्कि तुम्हें उनसे भी बेहतर पोजीशन दिला सकती हूँ। हमारा हीरो शक की नजरों से देखता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? तो फिर हु शियाओकी को मारने की योजना क्यों बना रही हो, जो शायद उसका अपना पिता या शहर का सबसे अमीर आदमी है? वह डर तो जरूर रहा है, लेकिन हमारे हीरो के दिमाग में एक प्लान आता है। यही तो वह मौका है जब मैं एक साथ तीनों को ढेर कर सकता हूँ। वह चालाकी से मुस्कुराता है, तुम्हारी सोच दिलचस्प है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, नहीं तो डील नहीं। देखते रहने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।